अस्सलामुअलैकुम। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। अच्छा, ये मैंने मजाकन शेर नहीं पढ़ा। वजह ये है कि अभी आपको पता है हर तरफ नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम, नैब का चेयरमैन क्या कर रहा है या नैब के चेयरमैन ने क्या कर दिया है, वो सारी बातें चल रही हैं। तो इसलिए ज़रा बात करना ज़रा ज़रूरी है। और तरामीम क्या होने जा रही हैं या नहीं हो रही, अगर कोई कमेटी बनी है तो क्या कमेटी बनी है या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम का आगे फ्यूचर क्या है, ज़रा वो समझ नहीं है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं, साथ साथ बेल आइकॉन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन आ जाएंगे। आल करेंगे तो सारे आएंगे, वरना सिलेक्टेड की बात करेगा, ज़रा उससे अवॉइड कीजिएगा। आपको याद होगा कि नैब के ऑर्डिनेंस में जो 1999 का था, मौजूदा हुकूमत ने 28 दिसंबर को 2019 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था और उसका नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 था। ऑर्डिनेंस आपको पता है 120 दिन से ज़्यादा चलता नहीं है और लैप्स कर जाता है। तो अप्रैल में ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया था। उसके बाद इस ऑर्डिनेंस को अमेंड करना था या तरामीम की बात हो रही थी। उस ऑर्डिनेंस में बुनियादी तौर पर जो बात समझने वाली बात थी वो क्या थी कि मैटर पर्टेनिंग टू फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्सेशन लेवीज और इम्पोर्ट अपॉन द कमेंसमेंट ऑफ द नैब अमेंडिंग ऑर्डिनेंस ऑल पेंडिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द respective authorities or departments which administer the relevant laws of taxation levies or import in question, and trial shall transfer from the relevant accountability courts to the criminal courts which deal with offences under the respective laws pertaining to taxation levies or import in question। वो टैक्सेस के इश्यूज थे, टैक्स चोरी का, फ्रॉड का या इंपोर्ट के हवाले से वो कई मामला ऐसे जो दो नैब कोर्टों में थे वो कह दिया था। वो इससे अगली जो अपॉइंटमेंट थी वो बड़ी ज़रूरी थी। एनी पर्सन और एंटिटी और ट्रांजैक्शन रिलेशन देयर टू होल एनी पार्ट नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली connected with a holder of public office except offences under clause 9, 10 and 11 of subsection A of section 9। ये सबसे ज़्यादा क्लॉज थी कि जिसने कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक ख़ास तौर पर ये कहना था कि गुड फेथ या बैड फेथ में कुछ चीज़ें सामने रखनी थी, तो उनको सामने रखते हुए उन्होंने कुछ देखा था। फिर उन्होंने बात की थी विद रिगार्ड टू प्रोसीजर लैप्सेस इन एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम, नो एक्शन अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी टेकन अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिस unless it is shown that the public office his dependent or binamidar has benefited by gaining any material benefit and there is evidence to corroborate the acquiring of such benefit। बड़ा मुश्किल कर दिया है। यूएन कन्वेंशन और करप्शन से पता नहीं कैसे ये निकलेंगे, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल ये और एक और अमेंडमेंट की थी विद रिगार्ड टू एनी मैटर पर्टेनिंग टू रेंडिशन ऑफ एनी एडवाइस opinion or report, no action under this ordinance shall be taken against any holder of public office unless it is shown that the holder of public office, his dependent or benamidar has gained any material benefit and there is evidence to corroborate such benefit। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर ये सारी जो काम डाले थे, और इससे ये हुआ था कि कई केसेस जो है ना नैब की अदालतों से चले गए थे। फिर इस ऑर्डिनेंस की माजी पे इतलाक़ के हवाले से है या नहीं है, राजा परवेज़ अशरफ वगैरह बरी हो गए थे कि इस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ माजी पर भी होगा, पर कई नायब की अदालतों ने ये नहीं माना। मामला ये चला गया हाई कोर्ट्स में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ऑर्डिनेंस के इतलाक़ का माजी में कह रही थी, चूँकि ऑर्डिनेंस एक सनसेट क्लास होती है, 120 दिनों बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाना, तो ये ख़त्म हो गया। अब नया जो एक्ट बनना है उसमें एक और चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ वो क्लॉज 13 गालबन डाली जा रही है। क्लॉज 13 जो है गालबन
ये थी उसमें, यस आई रिमेंबर एन एक्ट डन इन गुड फेथ and in discharge of duties and performance of official function shall not, unless there is corroborative evidence of accumulation of any material benefit from that act, constitute an offence under this clause. Clause 13 जो है सेक्शन 9 में ये डाली गई थी, ये भी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड थी। कोई एडवाइस देते हुए या कैबिनेट में या काबीना में ना या वज़ीर के हवाले से अगर गुड फेथ में दी है और गुड फेथ के ख़िलाफ़ जाना है तो आपको एक बड़ी मुदल्लल शहादत चाहिए होगी और बताना होगा कि इससे बेनिफिट हुआ है बेनामीदार या किसी भी हवाले से। तो ये भी मेरा ख़्याल है ये इट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी को फ़ायदा भी मिलेगा इस बात का। अभी जो नई एक और तरमीम जो रेफरेंस के हवाले से डॉक्यूमेंट्स का एक मामला चले आ रहे थे, ग़ालिबन उसके अंदर कोई तरमीम हो रही हैं और वो तरमीम का इफ़ेक्ट क्या होता है वो एक अलहदा इशू है। कमेटी हर एक को पता है बन चुकी है। ग़ालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक, शहजाद अकबर, बाबर अवान, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, फ़ारूक नाइक, नवीद कमर और शीरी रहमान और ग़ालिबन रज़ा रब्बानी, मेरा पता नहीं रज़ा रब्बानी हैं या नहीं, अंदाज़ा है कि वो भी शायद इस कमेटी का हिस्सा हैं। इन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो कवानीन जो आप पे बड़ी पाबंदियों के साथ और बड़ा जुल्म हुआ है फाइनेंशियल टेररिज्म के हवाले से, और ये क्रेडिट तो नहीं डिसक्रेडिट है। नवाज शरीफ साहब ने जब अपने पैसे सारे वाइड करने थे, जिन दिनों में हुदैबिया ये सारे केसेस चल रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, तो उस वक्त बनाया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो पैसा वाइड करने के हवाले से था। तो उससे फिर वो और लोगों ने एडवांटेज लिया और उसका एडवांटेज ये हुआ कि टेररिज्म का पैसा भी और वो सारा पैसा आ गया। ऑफशोर कंपनी भी उन्हीं दिनों में बनी थी और पैसा इसी तरह ही आ गया था। और ये पैसा ने क्या डिसएडवांटेज दिए कि पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बने। पाकिस्तान दहशतगर्दी में किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी का हम नहीं समझता कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मिलना क्या है। जितनी जाने पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से गंवाई हैं वो शायद ही किसी और मुल्क ने गंवाई। जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से दी हैं, पर ईमानदारी के हवाले से कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान को टारगेट कर लिया गया, मुसलमानों को टारगेट कर लिया गया और हालात किस तरफ चले गए। बात जो कि टॉपिक से हट रही है, लेकिन बताते चलें कि ये नैब में अब तरामीम जो है ना, जैसे अभी मैंने पहले बता दिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की है, फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का भी बिल मौजूद है। ये जो बाहर से डाटा जो मर्जी लगाता है, जो ऑल फॉल बकता है वो चला लेता है। बुदापेस्ट कन्वेंशन ये सारी चीज़ों को मैंने कोर्टों में लेके गया हूँ और वहाँ कोर्टों में यकीन दहानी कराई थी। सेनेट में ये बिल रिजेक्ट हो गया था, सेनेट में टर्न डाउन हो गया था ये बिल। और अब चूँकि ये करना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर आप बड़ा एक्शन नहीं ले सकते। और जब तक आप तो किसी दूसरे बाहर के मुल्क जहाँ से डाटा लेना, जब तक आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का आपका एक तो यकीनन कन्वेंशन अपनी जगह, लेकिन आपकी कानून साजी बड़ी ज़रूरी है। उस कानून साजी के बेस के ऊपर आप सारी अपने मामलात को देख सकेंगे। इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे आप MLAs आप सुनते आए हैं, नवाज शरीफ के केस में भी आप MLAs सुनते आए हैं और कई सियासतदानों के केसों में सुनते आए हैं कि वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के चीज़ें मौजूद नहीं है रिकॉर्ड पे, लेकिन उनको आगे लेकर चलना है। तीसरा नैब के ऑर्डिनेंस के हवाले से मैंने बता दी हैं, बड़ा शोर और गोगा है। आसन इकबाल साहब आके वो तरीक़ाकार यही है उनका, इदारों के ख़िलाफ़ बोलना, झूठ और अपना और गलत बातें फैलाना। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, हैरानकुन बात है कि अगर कोई अमेंडमेंट्स अगर हो रही हैं तो वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। वो बाहर कौन लेके आया? जो भी लेके आया उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए, उससे पूछगिछ होनी चाहिए। इस तरह की जो अमेंडमेंट्स आपकी हो रही हैं ये तो हर एक को नहीं पता होना चाहिए ना। ये तो अपना दहशतगर्द या ऐसे लोग जो फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो तो आपके ऊपर असरअंदाज होंगे। ये तो आपको अंदर खाने आपको सारी रखनी है चीज़ें और रख के नेशनल असेंबली में डिस्कस हो, बिल्कुल डिबेट हो, लेकिन उससे पहले चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। फिर इसी तरह एक जो बात चेयरमैन के एक्सटेंशन के अहदे की या प्रोसिक्यूटर जनरल के अहदे की एक्सटेंशन की बात हुई, मैं नहीं समझता इसमें कोई सदाकत होगी। अगर हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, नुकसान नहीं है इस बात का। हम इसको क्यों समझी बैठे हैं?
हाँ, चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार बदलना चाहिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से निकाल के एक अलहदा अथॉरिटी तश्कील देनी चाहिए कि जो मेरिट पे बैठकर इन सारे ओहदों पे ऑफिसर तैनात करें। ये एक अलहदा इशू है, लेकिन हम इस तरीके से बैठकर लीडर ऑफ द हाउस एंड अपोजिशन लीडर चुने, और हालांकि मौजूदा चेयरमैन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बैठ के चुना था, और लेकिन बातें अब हो रही हैं कि चेयरमैन ने क्या करना है। चेयरमैन आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहा है, प्रोसिक्यूटर अपना आइन और कानून के मुताबिक और काम कर रहा है। हालांकि वो टीम इतनी अच्छी नहीं दे सके प्रोसिक्यूटर्स की, बड़े मसाइल रहे। उसके अलावा यकीनन कोई हो सकता है जो कि नायब के कानून का इतलाक़ 1985 से है, हो सकता है इसका इतलाक़ को आगे पीछे करने की बात हो। फिर डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल की है, हो सकता है इसको कम करने की बातें भी हो, या 10 साल ही रहने दिया जाए। फिर प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स के हवाले से है, फिर बेल की प्रोविज़न नहीं है। असफंदियार वली केस में कहा था बेल के हवाले से। ये वो डिपेंड करता है चीज़ें कि वो कहाँ कहाँ तक इस बात को लेकर चलते हैं और इसका स्कोप कितना बढ़ाते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है। यहाँ कहीं ना कहीं तो आपस में लहदे होगी, जो बैलेंसिंग एक्ट ऐसा होगा। और अपोजिशन जमातें तो इस वक्त नैब से बचना चाहती हैं, हर हाल में बचना चाहती हैं, तो वो कोई ना कहीं तो बारगेन होगी कि जहाँ बैठकर और तरीके इंसाफ को क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं कि एहतसाब का नारा उनका कितना इफ़ेक्ट हो सकता है। कि जैसे ही अमेंडमेंट सामने आएंगी हर आदमी के, तो उस वक्त को चीज़ें समझ आएंगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।